बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रज़ा। 26वीं आईनी तरमीम की स्याही अभी खुश्क नहीं हुई कि 27वीं तरमीम पर तनाज़ा खड़ा हो गया। ऐसे दस्तूर को, ऐसे बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता के नाम से अपोजिशन इत्तेहाद और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं ने आज 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। तहरीक के सियासी और पहलुओं पर मेरे साथ गुफ्तगू के लिए शरीक हैं बैरिस्टर साद रसूल साहब और आमना शेख साहबा। बैरिस्टर साहब, आपसे शुरू करूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तजवीज़ सामने आई है आज मुश्तरका कमेटी में कि प्रेसिडेंट जो हैं उनको ताहयात इस्तिस्ना दिया जाए फौजदारी मुकदमा से, और उन्होंने कहा कि नैब को ख़त्म कर दिया जाए। 2006 में जब मिसाक जमहूरियत हुआ था तो उसमें यह कहा गया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून ने यह तय किया था कि हम एहतसाब के इस इदारे को ख़त्म करेंगे क्योंकि ये इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, मेरे भी वही जज्बात हैं ये सुन के जो आपके जज्बात हैं ये बोलते हुए, जो लोगों के जज्बात हैं ये सुनते हुए, मेरे इस पे नाकिस से तज्जिए में भी वही जज्बात। नैब तो ख़त्म हो ही चुका है। मतलब आप जैसे कि जानते हैं, मैं आपसे अगर पूछूं या मैडम से पूछूं कि पिछले 2 साल के अंदर नैब ने कितनी रिकवरीज़ की हैं। आपको याद है उससे पहले हर क्वार्टर नैब की एक रिपोर्ट पब्लिश होती थी कि इस क्वार्टर इतनी रिकवरीज़ हुई। नैब ने, अच्छा चलें रिकवरीज़ छोड़ें, सज़ाएँ कितने लोगों को हुई हैं? कितने लोग, क्या पिछले 2-2.5 साल के अंदर इस मुल्क में करप्शन नहीं हुई? क्या जो पहले के मुकदमे करप्शन के चल रहे थे, क्या उनको पाया तकमील पे पहुंचाने का अमल इस वक्त हमारी अदालतों में जारी नहीं है? उनमें से कितनी कन्विक्शंस हुई हैं? अगर कोई शख्स चीदा एक आध छोटी मोटी कोई कन्विक्शन बता भी दे तो एक इतना बड़ा इदारा जिसके इतने रिसोर्सेज हैं, जिसकी इतनी पोजीशन है, उसको आप ख़त्म कर दें, ऐसे ही चलने दें। मेरे ख्याल में इसमें बस बाल बराबर फ़र्क होगा। तो क्या जमहूरियत, मैं सॉरी एक गुजारिश आपकी इजाज़त से और करूँ, ये इस्तिस्ना वाली बात भी बड़ी अजीब है जी। काश कि हम एक ऐसे स्ट्रक्चर में रह रहे होते जहाँ पे जो आइन में लिखा जाए वो कल को होगा। हाँ, आइन में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई जो पिछले साल में हमने फॉर एग्जांपल ख़त्म कर दी। जुडिशल कमीशन एक है, आइन के अंदर लिखा गया, सब लोगों ने कंसेंट के साथ लिखा, 18वीं तरमीम हुई, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा ओके, हमें लगा ये परमानेंट चीज़ है। उसके बाद चेंज हो गया, अब मज़ीद चेंज, मतलब इसके अंदर जुडिशल स्ट्रक्चर के अंदर मज़ीद चेंज हो रहा है। आइन के अंदर लिख देने से इस्तिस्ना नहीं मिलता। पाकिस्तान की पिछली 2-2.5 साल की गवर्नेंस का कि ये दलील है। अगर आप पिछले 2-2.5 साल में आपने कोई सबक भी सीखा हो इस मुल्क में रहने से, तो आपको ये सबक सीखना चाहिए कि इस वक्त के निज़ाम में, या जो शायद फोर्सिएबल भी ये गवर्नमेंट रहे कोई और, आज जो निज़ाम है पाकिस्तान का, उसका कुछ कल्चर ऐसा बन गया है कि आपने लिखा हुआ क्या है इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि होगा क्या। नैब के कानून के अंदर लिखा हुआ है कि तमाम मुकदमों के 30 दिन में फैसले हो जाएंगे। एंटी टेररिज्म के कानून में लिखा हुआ है कि 7 दिन के अंदर तमाम मुकदमों के फैसले हो जाएंगे। हमारे कवानीन में लिखा हुआ है कि जो करप्शन करेगा उसको हुकूमत के अंदर हिस्सा नहीं दिया जाएगा। हमारे कानून में लिखा हुआ है कि फ़लाँ डेट के अंदर इलेक्शन, अगर कोई असेंबलियाँ टूट जाएंगी तो इलेक्शन हो जाएगा। बहुत चीज़ें तो लिखी हुई हैं। हमारे आईन कानून, हमारे आईन पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ है कि आपका आज़ादी है, इजहार राय है, आपका प्रोटेस्ट करने का राइट है, आपका प्रॉपर्टी, आपको कोई कत्ल नहीं कर सकता, ये आइन के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल 9 के अंदर, राइट टू लाइफ के अंदर। आइन के अंदर चीज़ें लिख देने से चीज़ें नहीं हो जाती। हालात, दुनिया, असर, जिसे कुरान मजीद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल असर, मुझे ज़माने की कसम, ज़माना बदलता रहता है। लोगों से गुजारिश है वो सदर साहब हों, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इस्तिस्ना देने की बात की जा रही है। मैंने वो मैं आपको बताऊंगा। चलें, अभी हम बात करते हैं। जी हम उस पर बात करते हैं। इस्तिस्ना आपको आपकी हरकतों से, इस्तिस्ना क्योंकि आपने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, ये आपका इस्तिस्ना है। आवाम की मर्जी आपका इस्तिस्ना है, लोगों की मोहब्बत आपका इस्तिस्ना है। आइन में लिखी हुई शिक पहले भी लिखी गई थी, कल को कोई और आएगा वो अपना निज़ाम तब्दील कर देगा। वो लेट से कि कल, और मैं कल की बात नहीं कर रहा, लेट से 100 साल में, 200 साल में, आने वाले वक्त, किसी भी वक्त, आपने जो आज तरमीम की, अगर एक जुमले के साथ लिख दिया जाए कि ये तरमीम अंडू कर दी गई है, तो वो नया कानून बन जाएगा। भाई वक्त के अंदर जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर होगा वो डिटर्मिन करेगा ना कि प्रोसिक्यूशन कैसे हो रही है, सिस्टम क्या है, दीगर चीज़ें क्या है। हमने अभी रिसेंटली भी देखा। तो मेरी जरदारी साहब से
प्राइम मिनिस्टर साहब ने अच्छा किया कि नहीं वो किया, मुझे बाकी लोगों से गुजारिश है। जमहूरी निज़ाम हुकूमत में या जमहूरी तर्ज हुकूमत में इस तरह के इस्तिस्ना जस्टिफाई करते हैं? देखिए, इस्तिस्ना हमारे आइन के अंदर आर्टिकल 25 मौजूद है जो ये कहता है कि किसी भी एक शहरी को दूसरे शहरी पे फौकियत हासिल नहीं होगी। जब एनआरओ आया था, पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों को एनआरओ मिला था, उस एनआरओ को इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत ने इस बेसिस पे ख़त्म किया कि एनआरओ के तहत कुछ लोगों को इस्तिस्ना मिल गया है और बाकी अवाम को इस्तिस्ना नहीं है। आर्टिकल 25 की बेसिस पे एनआरओ को ख़त्म किया था कि या तो सारे मुल्क को इस्तिस्ना हो हर चीज़ से, हर शहरी को, और वरना कुछ मखसूस लोगों को इस्तिस्ना नहीं हो सकता। ये बेसिस है उस जजमेंट की जो एनआरओ जजमेंट है 2009 की, मुबशर हसन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। इस्तिस्ना हमारे आइन के प्रिंसिपल के खिलाफ, इक्वालिटी के प्रिंसिपल के खिलाफ एक बात है। अच्छा, आप प्रेसिडेंट को 248 में जो इस्तिस्ना देते हैं वो क्यों देते हैं? मैं सॉरी गुजारिश करूं कि क्योंकि तमाम एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज, पावर की जितनी एक्सरसाइज है, जो थानेदार आपको रोकता है, जो वापडा आपको बिजली देता है, जो आपके जितना स्टेट से इंटरेक्शन है, हमारे आइन के नीचे वो फेडरल पावर इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट एक्सरसाइज होती है। तो इस्तिस्ना इसलिए है कि ये ना हो कि मुझे पुलिस वाला धक्का दे, मैं पुलिस वाले के खिलाफ मुकदमा फाइल करते हुए प्रेसिडेंट के खिलाफ भी कर दूं कि जी उसने तुम्हारी पावर एक्सरसाइज किया, बिकॉज फेडरल पावर एक्सरसाइज हो रही है। तो जितनी देर वो प्रेसिडेंट है उतनी देर के लिए उसको इस्तिस्ना दिया जाता है, वो फेडरेशन की अलामत है। वही शख्स प्रेसिडेंट नहीं होता 248 के नीचे तो उसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई होती है। जरदारी साहब के खिलाफ, जरदारी साहब जब 2008 से 2012 में प्रेसिडेंट बन गए, कार्रवाई रुक गई, वापस 12 में जब वो प्रेसिडेंसी से हटे 12-13 में, तो वापस उनकी कार्रवाई शुरू हो गई। नून लीग की हुकूमत ने की, उस वक्त की गवर्नमेंट थी। इस्तिस्ना आइन के आर्टिकल 25 के खिलाफ है जनरली। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस वक्त इस बात से देखें, सॉरी मैं अगर थोड़ी कहीं को आप ज़्यादा समझें, ऐसे लोग हैं जिनके पास इस्तिस्ना नहीं है आइन में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो सकती। हम एक निज़ाम में रहते हैं ना, इसमें क्या करें भाई, क्या करें इसमें? अच्छा, मुझे कानूनी पहलू सॉरी मैं आखिरी बात करूं इसमें, तो आई विश कि हम एक ऐसे सिस्टम में रहते होते जहां पे आइन अमेरिका के आइन के अंदर 200-250 साल पहले जो बात लिखती गई, उनके टोटल 250 साल में 25 टोटल अमेंडमेंट्स हैं, हमारी तो माशाल्लाह हो गई हैं उससे ज़्यादा, जो लिख दी गई वो सदियों तक वो काम चला, सब लोगों को पता था कि ये निज़ाम है। हमारे आइन के अंदर पिछले कुछ अरसे के अंदर, और ये पिछले 2-3 साल की बात भी नहीं, आप इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद से ऑनवर्ड शुरू कर दें, कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं कि लोगों का इस बात से, अगर मेरे बात के बारे में लिख दिया जाए कि साद रसूल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी आइन में लिख दिया जाए, तो मुझे यकीन है तकरीबन कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो उसको थोड़ा चेंज कर देगी और फिर मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी। तो इस्तिस्ना हरकतों से, आमाल से है, लोगों की मोहब्बत, लेजिटिमेसी से है, आइन की शिक से नहीं है। वो ज़रा बताइएगा कि अगर इस्तिस्ना वाली शिक जो है वो उसको प्रूव कर दिया जाता है, जो कि कमेटी में इत्तफाक हो गया है, तो फिर जो पुराने केसेस होंगे उसकी कानूनी हैसियत क्या रह जाएगी, जो प्रेसिडेंट के पुराने केसेस हैं? देखिए, अगर उन्हें फॉर लाइफ इस्तिस्ना दे दिया जाएगा तो पुराने केसेस खत्म हो जाएंगे। नहीं तो कानून पुरानी केसेस पर भी इम्प्लीमेंट होगा। देखिए, अगर आप उनकी ज़िंदगी में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, भाई आप ये देखें, अगर प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रेसिडेंट बनने से पहले कोई मुकदमा चल रहा हो, तो जब वो प्रेसिडेंट बन जाता है तो मुकदमा उस वक्त रुक जाता है। जितनी देर वो प्रेसिडेंट रहता है मुकदमा रुका रहता है। जब वो प्रेसिडेंट की सीट से हट जाता है, 248 में से निकल जाता है, तो मुकदमा वापस शुरू हो जाता है। जरदारी साहब के साथ यही हुआ। कोटेकना के दीगर ये केसेस चल रहे थे, वो सदर बन गए, 5 साल, 4.5 साल, 5 साल उनके केसेस नहीं चले, फिर वापस चलने शुरू हो गए नून लीग की गवर्नमेंट में। क्यू लीग, काफ लीग की गवर्नमेंट में चल रहे थे, फिर पीपल्स पार्टी में रुक गए, जब वो सदर बने फिर नून लीग ने वापस चलाने शुरू कर दिए। तो इस्तिस्ना जो पहले के मुकदमे चल रहे होते हैं, जब आपको इस्तिस्ना मिल जाता है तो वो मुकदमे पॉज हो जाते हैं। ये इस बात की दलील है, क्योंकि जरदारी साहब के खिलाफ पॉज हो गए थे, अनलेस के आईनी बेंच कहे कि नहीं नहीं चलेंगे, लेकिन आईनी बेंच क्या कहेगा ये हम सब जानते हैं, तो मुकदमे पॉज हो जाते हैं। अब अगर आपने फॉर लाइफ पॉज कर दिया तो जितनी देर वो शिक मौजूद रहेगी उतनी देर वो पॉज रहेंगे, लेकिन शिक कितनी देर मौजूद रहेगी ये डिबेटेबल बात है। ये हमारी तारीख बताती है कि ज्यादा देर मौजूद आमना की तरफ बढ़ने दीजिए। आमना, 27वीं आईनी तरमीम में बहुत सारी चीज़ें हैं, 49 जो शिकें हैं वो उस पर भी बहस की जा रही है।
कायदे इस पे इख्तलाफ सेनेट में जो हैं अली गफ्फर साहब PTI के, उन्होंने इसको अपोज़ किया, मुखालफत की है। मौलाना फजल रहमान साहब इसकी मुखालफत कर रहे हैं, बाकी लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। आज तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा है कि हम इस दस्तूर को नहीं मानते और हम इसके खिलाफ आज 8:30 बजे से तहरीक का नहीं, उन्होंने ये दोहराया जी, तो हमें उन्होंने ऐलान किया 8:30 बजे कि जालिब साहब का 8:30 बजे तहरीक शहबाज शरीफ साहब भी ऐलान गाते किया रहे है। ये गाना तो आपको ये सब कुछ देखिए, पहले तो मैं एक बैरिस्टर साहब की बात को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। इन्होंने कहा कि जी इस्तिस्ना जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोगों को, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट्री प्रिविलेज पूरी दुनिया में होता है। पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होते हुए कोई भी पार्लियामेंटेरियन कोई भी बात करता है तो उसके ऊपर आप किसी किस्म की कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते। बहुत सारी कार्रवाई से हम इस्तिस्ना क्रिमिनल कार्रवाई से ये आपने उस वक्त नहीं बोला था, आपने सिर्फ इस्तिस्ना का है, आपने सिर्फ इस्तिस्ना अगर का आप पढ़ लें 248 नहीं, आई नो वो है, लेकिन आपने कहा कि इस्तिस्ना हो ही नहीं सकता। क्रिमिनल के पर्सपेक्टिव में होता है, में ज्यादा नहीं हो सकता, वरना सिविल इस्तिस्ना तो बहुत सारे होते हैं। अब हमारे आईन में भी मौजूद हैं। बात क्रिमिनल एक्शन की हो रही है जो 248 में इंक्लूडेड। पहली बात ये कि मैं 248 की बात नहीं करी, आपने आईन की तरमीम पेश की है ना, तो 248 की तरमीम है। मेरी बात तो पूरी होने दें। बात ये है कि ये कहना कि इस्तिस्ना जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस्तिस्ना बहुत सारी किस्म के हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जगहों पे हासिल है। सो पहले तो इन प्रिंसिपल ये बात मुनासिब नहीं है कि इस्तिस्ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर सिविल केसेस में हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में हो सकता है, तो क्रिमिनल में भी हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जरदारी साहब इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। ये जो सजेशन या प्रपोजल आई है अमेंडमेंट की फॉर लाइफ उनको इस्तिस्ना देने की, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आई है, ये हुकूमत की तरफ से नहीं आई, नंबर 1। एंड नंबर 2, ये अभी तक अप्रूव नहीं हुई। अप्रूव तो कोई भी नहीं हुई ना। कमेटी में इत्तेफाक हुआ है ना, कमेटी में फिलहाल इत्तेफाक हुआ है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई मौका, बल्कि मैं आपको इससे आगे एक और बात बताऊं, मैं इससे आगे आपको एक और बात बताऊं कि वजीर आजम पाकिस्तान जो है शहबाज शरीफ साहब, कल क्योंकि हमने इस पे डिबेट की थी कि वजीर आजम पाकिस्तान को भी जो है वो इस्तिस्ना दिया जा रहा है, और शहबाज शरीफ साहब ने आज ये कहा कि मैं अपने लिए ये इस्तिस्ना नहीं चाहता हूँ। वो प्रपोजल जो थी वो पुट की गई थी अनुषा की तरफ से और एक सेनेटर हैं सिंधु साहब उनकी तरफ से, तो आज जब प्राइम मिनिस्टर बाकू से वापस आए उन्होंने मना कर दिया और मना कर दिया। अच्छा, इस मना में भी एक कहानी है, वो सियासी नाकदिन कहते हैं, शायद यहाँ पर कहना मुनासिब नहीं है, वो मैं आपको ब्रेक में बताऊंगा। अच्छा, आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिए। देखिए, आपको जहाँ पे क्रेडिट ड्यू हो ना वहाँ पे देना चाहिए। कल आपने यहाँ पे बैठ के बहुत बड़ी डिबेट की कि जी और एक सेकंड, बैरिस्टर साहब ने सबसे ज्यादा शोर डाला कि जी ये तो यही चाहते हैं कि हम जो मर्जी करते रहे, हमें बस इस्तिस्ना मिल जाए और मेरे पैसे खा जाएगा कोई, तो मेरे पैसे खाने के ऊपर मैं सवाल नहीं उठा सकूंगा। और सारा कुछ मैं इसी बात की बात कर रही हूं, तो आप उनको अप्रिशिएट करें और आप ये बताएं कि अगर हुकूमत का, अगर लीडर ऑफ द हाउस का मौकिफ होता, मैं आपको जिस चीज से रिलेट कराना चाह रही हूँ, अगर हुकूमत का या लीडर ऑफ द हाउस का ये मौकिफ होता कि इस्तिस्ना मिलना चाहिए, तो वो अपने लिए भी लेते। एक हमारी इत्तेहादी जमात है, ये उनका प्रपोजल है। आई थिंक जिस पे आपने कमेटी में एग्री कर लिया। लॉ मिनिस्टर साहब ने क्या कहा? बेटर कि उसके ऊपर लॉ मिनिस्टर ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो पहले से मौजूद है आइन में, मुझे इस्तिस्ना वो काफ़ी है मेरे लिए, मैं आवाम की अदालत में जाना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट के बारे में उन्होंने कहा कि ये चूंकि वो आइनी होता है, उनको ताहयात इस्तिस्ना दिया जा सकता है। दिया जा सकता है, मैं भी नहीं कह रही कि नहीं दिया जा सकता, लेकिन मैं सिर्फ इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रही हूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तजवीज़ आई है, और हमारी तरफ से जो हमारे लीडर ऑफ द हाउस की स्टांस था, उन्होंने अपने लिए भी वो नहीं लिया। सो इसलिए ये देखें, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आप लोग आज से 2 दिन, मुझे थोड़ा सा हंसी भी आ रही है, आज मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग डे है। 2 दिन पहले आप लोग शो डाल रहे थे कि इस पे डिबेट नहीं हो रही, इस पे डिस्कशन नहीं हो रही, इस पे लोगों का व्यू नहीं आ रहा। अब 2 दिन से उनके लोगों के व्यूज भी आ रहे हैं, डिबेट भी हो रही है, डिस्कशन भी हो रही है। उसके बाद कल आप लोगों को ये प्रॉब्लम थी, आपसे ज्यादा तो मेरी बात सुन रहे हैं। उसके बाद कल बैरिस्टर साहब ने एतराज किया, प्राइम मिनिस्टर ने डिबेट शुरू करवा दी। बैरिस्टर साहब ने इस्तिस्ना पे एतराज किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने। मैं एक रिकमेंडेशन और भी दूं, लोगों से पूछ लें पहले उनकी मर्जी, 27 तरमीम से पहले अगर ये भी मान लें तो क्या ही बात हो। उसका दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट एंगल ये है, जो मैं अक्सर कहती रहती हूँ, कि हम बिफोर टाइम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, हम बिफोर टाइम क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, हम वेट नहीं करते चीज़ों के राइट टाइम का, हम वेट नहीं करते चीज़ों को अपने फुल मैच्योरिटी पे पहुंचने का, और हम हर चीज़ में सिर्फ कीड़ा निकालते हैं, सिर्फ उंगली उठाते हैं, सिर्फ गलत कहते हैं, सिर्फ तनकीद कहते हैं।
अपने मुल्क की, खुदारा आपके वज़ीर आज़म, मेरे जितने वज़ीर आज़म हैं मेरी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उतने ही आपके भी वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। अपने मुल्क की, अपनी हुकूमत की, अपने ओहदेदारों की इज़्ज़त करेंगे तो पाकिस्तान की इज़्ज़त होगी, आपकी इज़्ज़त होगी। आपको किसी बात से गिला हो तो आप ज़रूर एड्रेस करें। बिल्कुल, क्रेडिट गोज़ टू यू, आपकी पार्टी को जाता है। ये बताएं कि क्या ये मुमकिन है कि इतनी बड़ी अमेंडमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर की लाइल्मी में सेंटर्स ने पेश कर दी, एक मिनट वो पेश कर दी, 1 मिनट, और अगर पेश कर दी गई है तो इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर को लूप में नहीं लिया जाता, फैसले कहीं और होते हैं। ये देखना, इतनी बड़ी अमेंडमेंट कैसे प्राइम मिनिस्टर को पूछे बगैर पेश कर दिया आपने? थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। आपको मैं दोनों बातों का जवाब देती हूँ। अगर आपका फैसले कहीं और होते हैं, से इशारा मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। अगर तो आपका ये इशारा है कि इंस्टीट्यूशन की तरफ है, नहीं, मेरा इशारा तो नहीं, मैं आपको जवाब, मैं आपको जवाब, तो बड़े भाई की तरफ इशारा करूं, उन्होंने कहा, मैं आपको सारे जवाब दूंगी। मैं उधर नहीं इशारे की तरफ नहीं, मैंने तो बड़े मियां साहब की तरफ किया कि उनकी इजाजत से हुआ क्या, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को तो पता ही नहीं। क्लैरिफाई कर दिया, ये तो और अच्छा। देखना, आप ऐसे ना इशारे की तरफ मुझे तो ना कहें, मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब की बात कर रहा हूं और उनके बड़े भाई की बात कर रहे हैं। जी, पार्टी की, देखना समझ आ गई, बड़े भाई हैं पार्टी के हेड। नहीं, मैं उनकी तरफ है। चले, अब मैं बात ये कि किसी की तरफ भी आपका इशारा हो, बड़े भाई की तरफ नहीं, उन्हीं की तरफ नहीं, किसी की तरफ नहीं, मेरा इशारा, आप दोनों वकील हैं, मैं भी समझ गया, किसी की तरफ नहीं, मेरा इशारा नवाज शरीफ साहब की तरफ है। चले, आपका इशारा नवाज शरीफ साहब की तरफ हो या उनके घर के किसी और फर्द की तरफ हो, और वैसे भी वो पीएमएलएन के वोटर भी और आपके दिलों के वजीर आजम भी नवाज शरीफ साहब। अगर आपने ये कहा कि फैसले कहीं और होते हैं ना, तो फैसले कहीं और तो तब होते हैं अगर इसमें से या तो नवाज शरीफ साहब का कोई फायदा हो रहा होता या किसी और का कोई फायदा हो रहा होता, और अगर फैसले कहीं और हो रहे होते तो वजीर आजम साहब इसको अंडू नहीं करवा सकते थे। तो एक ऑप्शन तो रूल आउट हो गई कि कहीं और नहीं हो रहे, क्योंकि अगर कहीं और हो रहे होते तो फिर ये अंडू नहीं होता। मैं दूसरी बात पे आती हूँ ना, मुझे जरा स्टेप बाय स्टेप इसको समझाने दें। आज वाकई में मजा आ रहा है कि इतनी एक परेशानी का माहौल बन गया, पता नहीं छोटी सी बात पे, बस सारे मुल्क में बना हुआ है। एक ऑप्शन तो साइड पे हो गई कहीं और होने वाली, क्योंकि अगर कहीं और से फैसला हो जाए तो वो फिर अंडू नहीं हो सकता, करेक्ट? तो वो अंडू हो गया, इसका मतलब है कहीं और नहीं हुआ था। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि वजीर आजम की लाइल्मी में कैसे हो गया, तो मैं आपको उसका जवाब देती हूँ कि हमारे पास इस वक्त मुल्क में मौजूद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, और आपने ये कल अपने शो में खुद कहा था कि उनको यहाँ पे इसलिए छोड़ा गया कि वो कैबिनेट की सदारत करेंगे और इस 27वीं आईनी तरमीम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको वो ओवरसी करेंगे प्राइम मिनिस्टर की गैर मौजूदगी में। तो जवाब तो आपने खुद दे दिया। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पेश किया गया तो उसमें ये प्रपोजल थी नहीं। जी, मेरी बात तो सुने ना, मैं ये कह रही हूँ कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर बाहर से बैठ के कैबिनेट का इजलास शेयर कर सकते हैं तो फोन पे इसहाक डार साहब उन्हें बता सकते थे कि इतनी इंपॉर्टेंट। तो इसहाक डार साहब ने उनको यकीनन, इसहाक डार साहब वो कह रहे मुझे पता नहीं था, तो हो सकता है वो बिजी होंगी, उनकी नजर से नहीं गुजरा। बात तो एक्चुअल क्रक्स क्या है इस बात का? एक्चुअल क्रक्स तो ये है, एक्चुअल क्रक्स तो ये है कि उन्होंने फैसला लेने से इनकार किया है। ये चीज आप देखिए, मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके अंदर ये परेशानी क्यों है कि अमेंडमेंट कहां से आई, अमेंडमेंट क्यों आई? अगर कहीं और से आई होती फिर तो अंडू नहीं हो सकती थी। इजाजत से बड़े भाई से आती या किसी और ज्यादा बड़े भाई से, किसी और बड़े बुजुर्ग से हम उसी बड़े तक ही रहते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ गुजारिश करूं, वो देखें, आप और मैं तो समझते हैं कि क्या ज़बरदस्त तरमीम है, लेकिन वो कुछ लोग ना बाहर बात कर रहे थे, वो गुमराह लोग भी होते हैं हर मुल्क के अंदर, जैसे कि आप जानते हैं। वो सजेशन ये कर रहे थे कि इस तरमीम के थ्रू आईनी पोस्ट्स भी क्रिएट हो रही हैं और चीज़ें हो रही हैं, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब की भी कर देते फिर। वैसे बात तो थी, इसमें क्या मसला था? ये भी एक भाई आपने लगाया हुआ है, माशाल्लाह रिश्तेदार भी नहीं है, मेरिट पे लगाया, अच्छी बात है, मेरिट पे लगाया हुआ है, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की भी कर देते थे। इंटरेस्टिंग बात ये है कि बैरिस्टर साहब को मुमकिन है कि ये तजवीज, वो कोई लोग बाहर कह रहे थे, मेरा तो इसमें कोई लेना देना नहीं। मसला ये है कि बैरिस्टर साहब को हमेशा ऐसे ही लोग मिलते हैं ना जो इमरान खान की पार्टी की तरह की प्रपोजल्स देते हैं। आप अगर इस पूरी जितनी 27वीं आईनी तरमीम है अगर उसको पूरे में देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जाती हैसियत में कोई फायदा इस पूरी तरमीम में कहीं पे नहीं है। एक ये था प्राइम मिनिस्टर के इस्तिस्ना का, वो भी प्राइम मिनिस्टर ने लेने से इनकार कर दिया है। तो खुदारा ये समझें कि इमरान खान की हुकूमत नया पाकिस्तान गुजर चुका है। नए पाकिस्तान में जो अपने जाती मफाद के लिए लिफाफे कैबिनेट में इधर उधर दिए जाते थे, वो लोग पोस्ट का कह रहे थे
नहीं, वो कह रहे थे कि वो गुजारिश कर रहे थे कि तो आप उन लोगों को नहीं, स्टूडियो वाइस क्यों नहीं लाए प्रेसिडेंट अपने होते के लिए साथ? वो कह रहे थे कि वो भी उन क्रिएट लोगों कर को दिया जाए और स्टूडियो ही आइन में साथ उसको ले कर आते, दिया। जरा वो हम कौन था? वो भी उनको भी कोई क्रेडिट proposal मिलना थी। चाहिए था ना। देखिए, अभी जालिब वो को जो मैं- क्रेडिट मिल रहा जैसे ही है उन्होंने- तो जिन्होंने कहा उनको भी क्रेडिट जैसे ही मिलना उन्होंने चाहिए ये था। बात की तो मैंने जल्दी से अपनी जान बचाई ऐसे गैर मौजूं चीज़ों से, और वाइस प्रेसिडेंट पे मैं बात नहीं कर सका तो मैं भागा वहाँ से कि यार गुमराह ना हो जाऊं। लेकिन वो कह तो रहे थे, फोन करके बुलवा लेना, ब्रेक मैं में फोन रास्ते में करके उन लोगों को बुलवा ले, रास्ते में उनको चलते हुए क्रेडिट तो लोग दें। थे, तो मैं उनसे वो कह ये रहे थे, और जाहिलाना तो बहुत सारे मशवरे हो सकते हैं, तो वो कह ये रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर इसहाक डार से पहले एक दफ़ा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगे, आप जैसे परवेज़ इलाही साहब लगे। शुक्र है ये नहीं कहा कि कभी नहीं जी लगे। जी, एक दफ़ा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगे, परवेज़ इलाही साहब लगे। जब वो लगे थे उस वक्त भी ये बात हुई थी कि आप इसकी पोस्ट क्रिएट कर लें, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी जो उस वक्त इत्तेहादी गवर्नमेंट्स थी उन्होंने कहा कि हमने अभी 18वीं तरमीम की है, या वो कर 18वीं तरमीम कर, हम ये अगली दफ़ा करेंगे। हाँ, ये बात हुई। अब आपने लगाया भी हुआ है, आप तरमीम भी कर रहे हैं, तो बजाय कि वो एक सीनियर मिनिस्टर का ओहदा हो जिसको आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, आप पोस्ट क्रिएट कर दें, इसमें क्या मसला? चलिए, अच्छी प्रपोजल है। मुझे ये बताइए, ANP ने खैबर पख्तूनख्वा का नाम चेंज करने की एक प्रपोजल सबमिट किया कमेटी में। उन्होंने कहा पख्तूनख्वा रखा जाए। खैबर चूँकि एक ज़िला है तो किसी भी सूबे में इस तरह ज़िले का नाम नहीं, तो पख्तूनख्वा कर दिया है। और BNP ने कहा है कि हमारी बलूचिस्तान की जो सूबाई नशिस्तें हैं उसमें इजाफा कर दिया जाए। और तीसरी जो MKM की प्रपोजल है, उन्होंने कहा है कि जो बल्दियाती गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट का जो एक्ट है उसमें उन्होंने कुछ तरमीम प्रपोज की हैं। तो इस पे जो कमेटी है उन्होंने कहा हम अपनी क्या सीनियर लीडरशिप से बात करके करेंगे। आज इस सारी अमेंडमेंट को मंजूर करवाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने भी एक सेंटर्स का जो है वो इशाई रखा, अपने इत्तेहादियों का भी। तो ये भी प्रपोजल्स अच्छी हैं, ये भी उसमें नहीं बिल्कुल। लोग I देखें, think मेरा तीनों तो ये बड़ी, मेरा तो ये ख्याल था कि अगर तरमीम कर ही रहे हैं तो करेंगे ही आर्टिकल 140 के लिए, मतलब जो पब्लिक पर्पस होगा इस तरमीम का, कि क्या इसकी बुनियादी वजह क्या थी। जैसे कि आप जानते हैं कि 26वीं तरमीम के अंदर बुनियादी वजह ये थी कि वो एनवायरनमेंट का फंडामेंटल राइट हमने डाला ना, तो फिर बाकी तरमीम तो उसके अराउंड बिल्ड हुई। तो इस पे कोई बुनियादी वजह होगी तो आई थॉट कि आर्टिकल 140 पे होगी, 140A पे होगी, क्योंकि पहले भी बात चल रही थी लेकिन वो उन्होंने नहीं छेड़ा। देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात के अंदर मुतल्लिका हुकूमतों से आर्टिकल 140A के अमेंडमेंट तो ज़रूर करनी चाहिए। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट भी सीटें भी रिकन्सिडर हो सकती हैं। KP के पर्सपेक्टिव के अंदर ये है कि आपको याद है कि जब 2010 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से NWFP से ये नाम खैबर पख्तूनख्वा किया जा रहा था, और नून लीग और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट्स की प्रपोजल पे इफेक्टिवली हुआ था। PTI तो तब एज ए इतनी मेजर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो इस पे बड़ी बहस हुई और एक कंसेंसस बिल्ड हुआ उस सूबे में कि हम ये नाम रखना चाहते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, सौ बिस्मिल्लाह, किसी भी सूबे का नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन लोगों के कंसेंसस के साथ करें। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, किसी एक इत्तेहादी जो उस सूबे से हो उसकी प्रपोजल पे ना करें। नाम अगर KP के लोग अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो वो जो नाम रखना चाहते हैं रखें, लेकिन अगर कोई एक माइनर पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है तो एक ऐसा कंसेंसस जो आपने सबके साथ बिल्ड किया था उसको खराब ना करें। चलिए, लेते हैं एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे आमना से कि मौलाना फजल रहमान इल्ज़ाम आयद किया है कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त 11 जो अरकान थे उनको ख़रीदा गया है। इस इल्ज़ाम में कितनी सदाकत है? आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। आमना, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मौलाना फजल रहमान साहब ने जो इल्ज़ाम आयद किया है कि 11 सेंटर्स को 26वीं आईनी तरमीम के वक्त ख़रीदा गया है और 27वीं आईनी तरमीम की कामयाबी के लिए उसको मंजूर करवाने के लिए बहुत सारे जतन किए जा रहे हैं। तो क्या देख रही हैं आप, वो उनका इल्ज़ाम को दुरुस्त तो ये मौलाना को मेरा सवाल है आपसे कि ये आपके पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इनमें कि ये नहीं लिखा कि मौलाना को कोई मेमोरी लॉस था, कुछ था, वो अभी क्यों उनको ये बात याद आई जब 26वीं आईनी तरमीम पे वोट कर रहे थे? नहीं आनी चाहिए थी। नहीं, तो जब 26वीं पे वोट कर रहे थे उस वक्त क्यों नहीं बॉयकॉट किया कि इसमें लोगों को खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, मैं नहीं वोट करूंगा? कह रहे थे धोखा हुआ हमारे साथ। तो फिर अब कैसे पता चल गया? वो इसलिए कह रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत कर रहा हूँ। देखिए, कुछ चीज़ें ना बड़ी बेसिक मैथ होती है, बहुत सारी चीज़ों में बड़ी बेसिक सी बात है। अगर उस वक्त मौलाना के मुताबिक बाइंग हुई, सेलिंग हुई, सेनेटर्स की, MNAs की, किसी की भी, और सब कुछ गलत प्रोसीजर के थ्रू हुआ, तो मौलाना उसका हिस्सा क्यों बने? मौलाना उसका हिस्सा ना बनते। वो कहते जी मैं बॉयकॉट करता हूँ, मेरे आंखों के सामने ये सारा कुछ हो रहा है, मैं इन सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं करूँगा। ये इसकी कोई सेंस नहीं बनती, कोई मंतक नहीं समझ आती इस बात की कि जब वो सारा कुछ हो रहा था तो आप उसके साथ थे, आप उसमें वोट कर रहे थे, आप उसके अंदर अपना हिस्सा भी डाल रहे थे, ठीक है? और आज आके आपको एकदम से ये बात याद आ गई है, आज आपको खुद को कोई वो है कि वो देखें, मौलाना
सीनियर पॉलिटिशियन है, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन कुछ चीज़ें अजीब सी होती हैं ना। आपको अगर ख़ुद को कोई हिस्सा नहीं मिल रहा, आपको कहीं पे कोई कमेटी नहीं मिल रही, कोई मिनिस्ट्री नहीं मिल रही, सारा कुछ नहीं हो रहा, तो आप आके ऐसे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें, ये गैर मुनासिब बात है। किसी के लिए भी कोई भी करे, ये गैर मुनासिब बात है। अगर आपने ये सवाल रेज़ करना था, आप सवाल उस वक्त रेज़ करते जिस वक्त आप उस आइनी तरमीम का हिस्सा बने, आपकी पार्टी के मौजूद पार्लियामेंटेरियंस ने उस आइनी तरमीम के हक़ में वोट दिया, आपने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक दफ़ा नहीं कोई 26 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकार करने के बाद फिर आपने एग्री किया कि जी हाँ, अब हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, हम कन्विंस्ड हैं, हमारे मुतालबात पूरे हो गए हैं, अब हम 26वीं आइनी तरमीम के लिए वोट करने जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद आज आपको 27वीं आइनी तरमीम के ऊपर एकदम से आप पता चल गया, कोई चिड़िया आई है उड़ती उड़ती और उसने आपको बता दिया कि ओ हो पिछली दफ़ा गलत हो गया था। ये गैर मुनासिब बात है और मेरे ख्याल में ये सिवाय प्रेशर टैक्टिक्स के, या प्रेशर से भी ज़्यादा मैं तो आपको कहूँगी थोड़े हार्श वर्ड्स में, बार्गेनिंग टैक्टिक्स के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है इसके अंदर। बैरिस्टर साहब, मैं मैडम की बात से एक जुमले में एग्री करूँ सिर्फ, जी आपकी इजाज़त से, एक जुमले। मैडम ने दुरुस्त फरमाया कि क्योंकि मौलाना साहब को ओहदे या वजारत या सीटें या जो भी नहीं मिली, इस वजह से वो कंप्लेन कर रहे हैं। मैं मैडम की बात से एग्री करता हूँ कि सिर्फ वो लोग जिनको वजारतें ओहदे मिले हैं वो उस तरमीम से कंप्लेन नहीं करते, बाकी सब कंप्लेन करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं इस बात से एग्री करता हूँ। नो, आई कंप्लीटली मैं इस बात से एग्री करता हूँ। मैडम ने दुरुस्त फरमाया कि ओहदे वजारतें जिनको मिल गई वो नहीं कंप्लेन कर रहे, जिनको नहीं मिली वो कंप्लेन कर रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर किसी की एक अपनी ना पॉलिटिकल हिस्ट्री होती है। इन्होंने ओहदे वजारतों की बात की तो मैं उसको भी क्लैरिफाई कर दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने, थैंक यू वेरी मच फॉर एग्रीइंग विद मी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हर शख्स को तो तमाम पार्लियामेंटेरियंस को तो नहीं मिला हुआ ना, 2/3 अक्सरियत में जितने लोग मौजूद हैं तक 200 के करीब, उनको तो नहीं मिला हुआ ना ओहदा या वजारत, हर शख्स को तो नहीं मिली। ये ओहदे या वजारत की बात नहीं है, ये पार्टी पॉलिसी। मैंने पार्टी पॉलिसी मैंने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ऐसे कह देते हैं, जिस पार्टी को ओहदे वजारतें मिली सिर्फ उसके लिए थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दैट। मैं बिल्कुल एग्री करूँ उनकी बात से। मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन लेकिन दूंगी। पाकिस्तान के अंदर अलमिया यही है, आप जब सियासतदान को ट्रेन करते हैं ना, जब आप पाकिस्तान के अंदर सियासतदान को ट्रेन करना शुरू करते हैं ना, और ये बात मैं सिर्फ यहाँ पे नहीं कह रही हूँ, मैं अपनी असेंबली में भी कह चुकी हूँ, मैं पाकिस्तान से बाहर जब ट्रेनिंग्स पे गई हूँ मैं वहाँ भी कह के गई हूँ। हम जब सियासी ट्रेनिंग करते हैं ना, तो हम सियासी ट्रेनिंग में आपको ये बताते हैं कि जी आपने पार्लियामान में क्या करना है, आपके रूल्स ऑफ बिजनेस क्या है, आपने प्रेस टॉक कैसे करनी है, आपने मीडिया से कैसे बात करनी है। कोई किसी सियासतदान को अक्रॉस ऑल पार्टीज ये नहीं बताता, ये नहीं सिखाता कि जिस वक्त आप हार जाएंगे, क्योंकि हार जीत सियासत का हिस्सा है, आज आप हैं कल आप नहीं है। मेरे एक सियासी उस्ताद हैं, वो कहते होते हैं कि अ पॉलिटिशियन इज अ हेड वेटर हु इज ओकेजनली मेड टू सिट ऑन द टेबल। ठीक है, तो जब आप सियासतदान की ये ट्रेनिंग करना शुरू करेंगे ना कि भाई ये इक़्तिदार आपका ताहयात नहीं है, आप जिस वक्त इक़्तिदार से बाहर हैं, आप बजाते खुद या आपकी पार्टी जिस वक्त ऑपोजिशन में, उस वक्त भी आपका मकसद पाकिस्तान की खिदमत करना है। जिस वक्त आपकी पार्टी को ओहदे और वजारतें नहीं मिली, उस वक्त भी आपका काम पाकिस्तान की खिदमत करना है और पाकिस्तान के बेहतर मफाद में जो चीज़ आएगी उसको सपोर्ट करना है। आप इश्के इमरान के अंदर लेजिस्लेशन पे वोट नहीं करेंगे, इश्के पाकिस्तान में आप लेजिस्लेशन पे वोट करें, इश्के इमरान पे वोट नहीं हो सकता लेजिस्लेशन पे। मैं एक छोटी सी गुजारिश करूं जी, अगर वो पार्लियामेंटेरियंस की ट्रेनिंग और मैनरिज्म में ट्रेनिंग हो रही है तो नून लीग से गुजारिश है कि मैडम के अलावा बाकी पार्लियामेंटेरियन से भी करवा लें एक दफ़ा ट्रेनिंग। जो सियासी आपके मुखालफिन हैं वो ये कहते हैं कि जो 27वीं आइनी तरमीम है, इससे बताएं कि आम आदमी को, कॉमन मैन को क्या फ़ायदा होगा। उन्हें लगता ये है सियासी नाकदीन को कि शायद ये आपकी जो एग्जीक्यूटिव है, जो पावरफुल लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, उनको उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप किस ताकतवर की बात कर रहे हैं? देखना सियासतदान, क्योंकि वज़ीर आज़म ने तो इस्तिस्ना लेने से उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। जजेस की बात कर लेते हैं, मौजूद है जजेस की बात देखना, पावरफुल की बात देखना, जजेस की बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बाकियों की बात कर लियो। चले इसमें, चले इसको इस तरह भी प्रेसिडेंट की कर लेते हैं, जजेस की कर लेते हैं, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा इस बात से। आइन के आर्टिकल 175 में मुजवजा तरमीम के जरिए जो मौजूदा निज़ाम अदल है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा। ये भी कानूनी माहिरीन कहते हैं। अभी तो आपने कहा कि उनकी पावर्स में इजाफा हो रहा है, अभी आपने कहा कि निज़ाम खत्म हो जाएगा। मैं तो आप ये तो बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। मैंने तो उनकी पावर्स की बात नहीं की। मैंने कहा 27वीं आइनी तरमीम से आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा। ये तो जो इस मुल्क में
जिसका शाह साहब ने भी जिक्र किया था कि वो भी तो आइन में नहीं है, जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती, तो उनको भी प्रोटेक्शन मिलेगी। आम आदमी को क्या मिलेगा? बहुत से बिजनेसमैन हैं, बहुत से जजेस हैं, बहुत से जर्नलिस्ट हैं, चले बहुत से और लोग भी हैं, वो लोग, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, बताइए। अच्छा देखिए, मैं आपको दो मैं खुद को भी शामिल करता हूँ। पहले आपने, अच्छा आपके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो सकती? नहीं, मैं कह रहा हूँ तो मुझे डर डर के बात करनी चाहिए। लोग जो हैं बाहर, जो ताकतवर, देखिए मैं आपको मैडम, आप आइन में नहीं, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। चले ऐसे क्या, हमने मेरे खिलाफ हर तरह की कार्रवाई हो सकती है। मैं पहले बता आम आदमी को क्या मिलेगा इस ताइस्वानी तरमीम? देखिए मैं आपको 2-3 चीजें बताती हूं। पहला जुमला आपने बात शुरू की यहाँ से कि आपने कहा कि सियासी मुखालिफ, ठीक है, सियासी मुखालिफ तो वो होते हैं जो आपकी पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर आपसे डिसएग्री करते हैं। मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद कोई सियासी ऑपोजिशन नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। मुझे लेट मी एक्सप्लेन ना। उसकी वजह यह है कि हमारे साथ हमारी पॉलिसी पे कोई डिसएग्री करे, मोस्ट वेलकम। हमारी वे ऑफ गवर्नेंस पे करे, हमारी लेजिस्लेशन के ऊपर करे, हमारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के ऊपर डिसएग्री करे, सवाल उठाए, हम उसको खुले दिल से एक्सेप्ट भी करेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि अगर हम कहीं पे बेहतरी कर सकते हैं तो हम करें। लेकिन इस वक्त की जो वो ऑपोजिशन है ना, वो सियासी मुखालिफ नहीं है, वो पर्सनल ऑपोजिशन है। वो इश्क़ इमरान में चल रहे हैं, वो पाकिस्तान के पार्लियामान के अंदर अपना हिस्सा नहीं डाल रहे। वो पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको बड़ा एक जुमले में बताया ना कि लेजिस्लेशन इश्क़ पाकिस्तान में होनी है, इश्क़ इमरान में नहीं हो सकती, ठीक है। सो मसला ये है कि पहली बात ये कि उनके, मैं बताती हूँ, पहली बात तो ये कि उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया। दूसरी बात, आपने जहाँ तक आम आदमी की बात की, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी रोटी कपड़ा मकान सस्ते हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी आर्टिकल्स है ना, पूरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं। अब अगर जुडिशरी का रिलेटेड आर्टिकल है तो आप कहेंगे जी जुडिशरी का आर्टिकल तो फिर आइन में पाकिस्तान में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा। बहुत फर्क पड़ता है। आप जुडिशरी को डिवॉल्व कर दें, आम आदमी तक, दहलीज तक ले जाएं, इंसाफ का की प्रोविजन, आप वो अमेंडमेंट नहीं कर रहे। जो अमेंडमेंट की है उससे आवाम को क्या फायदा, ये बताएं। बात ये है कि बहुत सारी जो प्रोसीजरल स्ट्रक्चर है ना, आइन वो भी बताता है, आपका प्रोसीजरल स्ट्रक्चर भी बताता है, आपका गवर्नेंस का स्ट्रक्चर भी बताता है। सो इस वक्त जो तरामीम की गई हैं उनमें से बहुत, तो मैं तो कह रही हूँ कि ये प्रोसीजरल अमेंडमेंट कुछ नहीं मिलेगा। वो तो कह रही है कि कुछ नहीं मिलेगा आम आदमी को। नहीं, आम आदमी से रिलेट नहीं कर रही है, कुछ नहीं मिलेगा उन्हें। आर्टिकल्स आम आदमी से रिलेट नहीं कर रहे। अगर जुडिशरी की सिलेक्शन, हाँ मुझे पूरी बात सुनने, अच्छा चलिए, नहीं कर रहे, जुडिशरी की सिलेक्शन का प्रोसेस है, मुझे बात खत्म करने दें। उन आर्टिकल्स को क्यों नहीं अमेंड कर दिया? अगर जुडिशरी की सिलेक्शन का प्रोसेस उनको क्यों नहीं बेहतर किया? जो सिलेक्शन का प्रोसेस इटसेल्फ है वो तो आम आदमी से रिलेट नहीं करता, लेकिन जब बेहतर जज प्रेसिडेंट को भेजेगा, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देगा, जो भी उस वक्त की मौजूदा हुकूमत होगी वो उनके, मुझे पूरी बात तो सुन, जो लोग होंगे हुकूमत की मर्जी के लोग होंगे, वो फिर कैसे इंसाफ के तकाज़े पूरे कर सकेंगे? पहली बात ये है कि जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है उसका, वो आम आदमी से रिलेट नहीं कर रहा। लेकिन उसके बावजूद जब आपकी अदालतें एम्पावर हो रही हैं, जब आपको इंडिपेंडेंट हुकूमत अपॉइंट कर रही है, अवाम के लिए कैसे बेहतर है? माहिरीन है जो कहते हैं अवाम के लिए कैसे बेहतर है कि अवाम के लिए बेहतर है अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स मौजूद हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपॉइंट कर रही है, वो कैसे इंडिपेंडेंट अदालत है, ये बताएं। वो कह रहे हैं कि इन अमेंडमेंट से जो अदलिया है, सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, वो नहीं रहेगी और अदलिया का जो निजाम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये इंडिपेंडेंट कानूनी माहिरीन नहीं है, ये बायस्ड कानूनी माहिरीन। ओ मैडम, आपने आईने पाकिस्तान, आप बताएंगे इस पे, चलें सॉरी हम इधर-उधर की क्या बात करें। आपने आर्टिकल 189 अमेंड करके कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आईनी बेंच पे बाइंडिंग नहीं होंगे, आईनी बेंच के फैसले सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग होंगे। क्या ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और सुप्रा कोर्ट नहीं क्रिएट की? तो की है ना, मैंने तो कल ये कहा था कि इससे अभी कह रहे हैं कि नहीं किया। नहीं, मैं ये बात कर रही हूँ कि मैंने कल भी यही बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट का नाम रहे या आपका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का नाम रहे, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है ना। व्हाई इज द नेम सो रेलेवेंट? हमने कह दिया कि द हाईएस्ट कोर्ट, सुप्रीम का वर्ड हटा देते हैं, द हाईएस्ट एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस कोर्ट ऑफ दिस कंट्री इज गोइंग टू बी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। इसमें प्रॉब्लम क्या है? सॉरी, इसमें प्रॉब्लम ये है कि उसके जजेस गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। बिल्कुल, ये मैं कर रहा हूं। अच्छा, एक और बात, इसमें एक और इंक्लूड कर दीजिए। नहीं, उसमें यह है कि अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई भी जज आईनी अदालत में नहीं जाना चाहता तो वो खुद को रिटायर्ड तस्वुर करेगा। ये देखिए, इससे अवाम की क्या बेहतरी है? मैं आप में इसमें करेक्शन कर दूं, ऐसे नहीं है, जो जजेस का ट्रांसफर किया जाए और वो इनकार करे, ये दो अलग बात है ना। वो नहीं जाना चाहता तो से जाना एक अलग बात है, और नहीं जाएगा की बेहतरी कैसे है इसमें?
उसे आवाम की बेहतरी वो ना है। सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा और ना हाई कोर्ट का। बिल्कुल, क्योंकि एक सिस्टम बनाना है ना। क्या हम हर किसी को कहें कि तुम अपनी मर्जी करते रहो, ब्यूरोक्रेट अपनी मर्जी की पोजीशन पे ये जज हैं, ये ब्यूरोक्रेट नहीं है, ये जज हैं। इनमें और डिप्टी कमिश्नर में फर्क करें। आप डिप्टी कमिश्नर्स की ट्रांसफर करते हैं, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये जज हैं। तो जजेस है ना, तो खुदा का वास्ता यार। अच्छा, आपने कहा था कि why are they above the system? वो भी नहीं था। 65 साल उम्र है, सुप्रीम कोर्ट के आइन में लिखी हुई है। 68 साल उम्र है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि वो अपने फैसले इंडिपेंडेंटली करेंगे। मैडम वो कैसे फैसले करेंगे कि उसको लगेगा मैं कल फैसला करूंगा तो सिबी ट्रांसफर हो जाऊंगा? वो कैसे फैसला करेगा? मैं आपको ये बताऊं, अगर वो लाहौर में रहता है, उसका ख्याल है कि मैं फैसला ताकत के खिलाफ करूंगा तो क्योंकि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, मुझे सक्कर भेज देंगे, वो कैसे इंडिपेंडेंट फैसला करेगा? दुनिया में बेशतर ममालिक में खुदा का वास्ता लेजिस्लेचर सिलेक्ट करता है, और लेजिस्लेचर सिलेक्ट करता है मींस जो पार्टी ऑब्वियसली आपके पार्लियामेंट के अंदर अवाम की बेहतरी क्या है इसमें, ये बताएं ना। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता है जुडिशरी को, बहुत सारे ममालिक में लेजिस्लेचर करता है। इसमें कोई अनहोनी बात पाकिस्तान में नहीं हुई। मैं अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कर देती हूँ तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक की जहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को करते हैं। वोट भी काउंट होता है, बहुत सारे मसले हैं। गुजारिश है आपसे कि अवाम की बेहतरी क्या है। हम इस चीज को प्रोपोगेट इस तरह से कर रहे हैं। अवाम की सबसे बड़ी बेहतरी इस चीज में है कि स्टेबिलिटी आएगी, सिस्टम बनेगा। दिस इज व्हाट द कंट्री ऑलरेडी जारी रखेंगे। मुझे ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जारी रखता है मेरे साथ। वेलकम बैक। कामा कमेटी के इजलास में जो 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा है उसकी मंजूरी दे दी गई है और प्राइम मिनिस्टर का इशाया जो है वह तहादियों का जारी है। आमना मुबारक को वो 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी है कमेटी ने, और डेफिनेटली जी आपने इसलिए तो आपको मुबारक दे दी थी जब तक आप पूछते फिर कल सेनेट से मंजूर हो जाएगा, फिर कौमी असम्बली में 1-2 दिन कौमी असम्बली में डिबेट होगी। बुध या जुमेरात को 27वीं आईनी तरमीम कौम को मुबारक होगी इंशाल्लाह। तो ये बताइए कि अब एक इसमें जो अपोजिशन है, मुस्तफ़ा नवाज़ साहब ने कहा है कि इस 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हम तहरीक चलाएंगे और पूरे पाकिस्तान आप उनकी बात करें जो गालिबन पहले किसी पार्टी में होते थे और अब किसी भी पार्टी में नहीं है, और अब कोई 3-4 लोगों की पार्टी पाकिस्तान जो है ना तहरीक, उसका तहरीक अच्छा मुझे नहीं पता उनकी पार्टी का क्या नाम है, लेकिन वो तहरीक उनकी तहरीक में शामिल कौन लोग होंगे ये उन्होंने बताया। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा, ये बताया उन्होंने कि उनकी तहरीक में शामिल कौन लोग होंगे। ये तो वो उन्होंने कहा कि हम नहीं, क्योंकि वो मेरा ख्याल है पूरी पार्टी तो 3-4 लोगों की है, तो वो फिर उसमें उनमें से प्रोटेस्ट कौन करेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करेगा और मीडिया कौन हैंडल करेगा, या वो सभी मिलके कहीं पे प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए बात ये है कि बात वो करनी चाहिए जो सीरियस बात हो, जो जेन्युइन बात हो, जो जिसके ऊपर आप अपना जो स्टैंड लें उस पर कायम रह सकते हो। इस तरह की बातें करना, पढ़े लिखे शख्स हैं और उन्होंने पॉलिटिक्स की काफ़ी अरसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन ऐसी बातें करना मुनासिब नहीं है। ऐसी तहरीक चलाना, ऐसी तहरीक चलाना, देखिए ये सिर्फ वो वाली बात है कि अच्छा यार थोड़ा सा मैं भी इसमें अपना हिस्सा डाल लूँ। इसके अलावा मुझे इस बात से कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि कोई तहरीक, वो जो जेल में बैठा है पहले वो हर दूसरे दिन कहता है मैं तहरीक चलाऊँगा, मैं तहरीक चलाऊँगा, मैं तहरीक चलाऊँगा। पाकिस्तान के लोग इन तहरीकों से तंग आ चुके हैं। पाकिस्तान की आवाम को स्टेबिलिटी चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को इकोनॉमिक प्रोग्रेशन चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को सस्ती रोटी सस्ती बिजली चाहिए। आपकी तरमीम में कहां पे है वो पाकिस्तान की और सस्ती बिजली? इस तरमीम में कहां से तरमीम ने रोटी और बिजली, तरमीम ने रोटी और बिजली नहीं देनी होती। रोटी और बिजली देने वाली हुकूमत जो है ना, चेंज किया ना फंडामेंटल राइट्स को, इसके अंदर आप लिख देते हैं। नहीं, हमने कोई फंडामेंटल राइट इसमें चेंज नहीं किया। आप फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकते हैं ना, इसी 2/3 मेजॉरिटी से आपको थोड़ा सा बेहतर कर दें। फंडामेंटल राइट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े अच्छे, हमारा हर चीज स्टेट सब लोगों को 2 रुपए की रोटी प्रोवाइड करेगी। ये बताएं कि आवाम के लिए तो कुछ नहीं है। ऑलरेडी वहां पे इस तरह की बात करना जो है ना वो बड़ी गैर मुनासिब बात है, क्योंकि अवाम तंग आ चुकी है, पाकिस्तान तंग आ चुका है, पाकिस्तान को जख्म दिए हैं ऐसे लोगों ने जिन्होंने सिर्फ सड़कों पे निकल के तहरीकें चलाई, शोर शराबा किया, पाकिस्तान को चोट पहुंचाई, पाकिस्तान को आग लगाई। पाकिस्तान की आवाम और रियासत पाकिस्तान अब बस हो चुकी है उनकी इस बात से। पाकिस्तान को हीलिंग की ज़रूरत है, पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, सुकून की ज़रूरत है, राह रास्त पे वापस आने की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की भी और भी बहुत सारे लोगों ने इस तरह की तहरीकें करने की कोशिश की, सड़कों पर आने की कोशिश की, तो आवाम ने हर दफ़ा ऐसी हर तहरीक को रद्द किया है, आवाम बाहर नहीं आए। और ये सबक सबको लेना चाहिए अक्रॉस पार्टीज़। वो
कोई भी जमात हो, उन सबको ये सबक लेना चाहिए कि अवाम को वरगलाने के बजाय, सड़कों पे आने के बजाय, पाकिस्तान को तकलीफ और ज़ख्म देने के बजाय हम ऐसी चीज़ों पे काम करें जो पाकिस्तान को मरहम लगाएंगी, जो पाकिस्तान को हीलिंग की तरफ वापस लेके जाएंगी। जो पिछले इतने सालों में पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो चुका है, हम और नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारी अवाम और नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। यानी तरमीम में 49 जो है ना शिकें हैं वो सारी अप्रूव हो गई हैं, शिकवार उसकी मंजूरी भी कमेटी में दी गई है। अच्छा, मैं जो नुक्ते पर आपकी राय चाहता हूँ वो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने से आम कानूनी फौजदारी अपीलों तक सुप्रीम कोर्ट महदूद रह जाएगी और एक आम अदालत की तरह काम करेगी। और इन कानूनी माहिरीन के मुताबिक आइंदा जो कवानीन है, जैसे इलेक्शन एक्ट 2017 में तब्दीली करके अपीलों को सुप्रीम कोर्ट की बजाय वफाकी आइनी अदालत में भेज दिया जाएगा। तो इससे डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट तो उनके जो इख्तियारात हैं वो भी महदूद होंगे, उनका काम कम हो जाएगा, आइनी अदालत पर बोझ ज़्यादा पड़ जाएगा। तो आइनी अदालत पर बोझ जब पड़ेगा तो इसका तरीकाकार बताइए, यहाँ होगी, ये सूबों में भी अदालतें होंगी, वो उसका मैकेनिज्म क्या होगा? क्योंकि अभी तो सिर्फ वफाकी आइनी अदालत की बात इस्लामाबाद के अंदर की जा रही है। देखिए, वफाकी आइनी अदालत की सिर्फ बात हुई है, सूबों के अंदर की सीटों की तो कोई बात नहीं हुई। वो होनी चाहिए थी ना इस अमेंडमेंट में, ताकि क्योंकि देखना अगर सूबाई असम्बलियों के केसेज हैं वो तो फिर यहीं पे आएंगे, यहीं पे एड्रेस किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव के अंदर एक कानून साजी हो चुकी है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिका बेंचेस बनते हैं। वफाकी आइनी अदालत के पर्सपेक्टिव के अंदर क्या मज़ीद कानून साजी होगी नहीं होगी, ये बात तो कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि आइन की शिक के अंदर लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट विल डिटर्मिन। तो क्योंकि प्रेसिडेंट दीगर चीज़ें डिटर्मिन करेगा तो मुझे नहीं पता कि उसमें क्या हो सकता है। गुजारिश ये है, आइन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा इमरानी मुआहदा है जिसकी लेजिटिमेसी, जिसकी देर पा लेजिटिमेसी इस बात से है कि वो जिन लोगों के ऊपर वो आइन जिनको गवर्न करता है, इसको थॉमस जेफरसन ने कहा कंसेंट ऑफ द गवर्नड, उनकी मर्जी थी कि हाँ हम इस निज़ाम में रहना चाहते हैं। कंसेंट ऑफ द गवर्नड की वजह से आइन की लेजिटिमेसी होती है, जमहूरियत की लेजिटिमेसी होती है। और जितनी भी तरामीम दुनिया के किसी आइन में भी की गई, पाकिस्तान समेत, 17वीं तरमीम फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल है, जिसमें कंसेंट ऑफ द गवर्न नहीं था, लोगों की मर्जी शामिल नहीं थी, ऊपर से एक ताकत में तरमीम हो गई, वो तरमीम देर पा नहीं रही, दुनिया की किसी तारीख में नहीं रही। हमने भी 17वीं तरमीम को इसीलिए अंडू किया 18वीं तरमीम में। हुकूमत से, बाकी सबसे गुजारिश, आप एक शिक तब्दील करना चाहते हैं, आप दो करना चाहते हैं, आप नहीं करना चाहते, आप सारी करना चाहते हैं, इनको बंद कमरों के फैसलों से निकाल के अगर अवाम के कंसेंट ऑफ द गवर्नड के थ्रू नहीं करेंगे तो आप तरमीम कर लेंगे। तो आप नहीं सॉरी पब्लिक कंसेंसस की बात हो रही है भाई, लोगों की कंसेंसस की बात हो रही है। अगर आप नहीं क्रिएट करेंगे कंसेंसस तो तरमीम हो जाएगी, वो तरमीम कुछ देर चलेगी भी, लेकिन ये देर पा तब्दीलियां नहीं हैं। देर पा सिर्फ वो तब्दीलियां होती हैं आइन में जिनमें लोगों का दिल साथ शामिल हो। इतनी सी गुजारिश। हम ना जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने ये इल्ज़ाम आयद किया, मैं तो इल्ज़ाम ही कहूँगा, वैसे तो उन्होंने ये बात अपने ट्वीट में भी किया, मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त करने वाले अब आवाम के सामने जवाबदेह नहीं होना चाहते, इसलिए ये अमेंडमेंट लेके आए हैं। ये क्या बात है? ये मैं फिर देखिए बड़ी अजीबो-गरीब सी बात है। ये कहना उन्होंने सच बोल दिया मैडम के लिए एक मुश्किल सी। नहीं, मेरे लिए बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह करे कि लोग सच बोलना शुरू हो जाए। ये जो प्रोविजनल सच है, अपनी मर्जी के टाइम पे एकदम से सच लगने लग जाती है, वही बात फिर जब अपना फेवर आ जाता है तो फिर गलत झूठ लगने लग जाती है। ये मैं बार बार कह रही हूँ कि खुदारा मुल्क के मफाद में सोचें, मुल्क के मफाद में बात करें, मुल्क के मफाद में क्रिटिसाइज़ करें। अगर उनको ये बात सच लग रही है तो पहले आवाज़ उठाते, पहले कहते कि ऐसा सारा कुछ है। और दूसरी बात ये है कि इसमें तो कहीं किसी को ऐसा कोई वो नहीं है कि अवाम के हम, अगर अवाम कल को वोट नहीं देना चाहती किसी पॉलिटिकल पार्टी को, हमें नहीं देना चाहती, पीटीआई को नहीं देना चाहती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं देना चाहती, तो नहीं देगी, तो नहीं देगी। हमें कैसे, हमें क्या इस्तिस्ना मिल रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को 27वीं आईनी तरमीम के साथ? ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट स्टेटमेंट को कोई मुझे सर और पांव जुड़ते हुए नहीं मिल रहे हैं। फॉर्म 47 की बात भी कर रहे थे ना साथ, इसलिए फिर वो मैंने पता नहीं वो किस फॉर्म 47 की बात कर रहे हैं। मसला ये है कि केपीके के अंदर जो इलेक्शन होता है वो हलाल होता है, जो बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर होता है वो, या तो फिर कह देना कि जी हम सब गलत इलेक्शन हुआ। आप ट्राइब्यूनल ये बताएं कि केपीके के अंदर इलेक्शन पर हलाल कैसे हो गया, केपीके के अंदर इलेक्शन ठीक कैसे हो गया? केपीके में तो आपने बड़ी डट के हुकूमत भी बनाई, आपने बड़ा डट के कहा हमारा वजीर आला है, इलेक्टेड वजीर आला, तो आपने कैसे सारी सीटें देख लें, चेक कर लें, सारे वोट काउंट कर लें, एक मेजर कर लेना। पूरे पाकिस्तान के लिए एक मेजर होगा, या तो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन गलत हुआ,
या पूरे पाकिस्तान में ठीक हुआ, ये नहीं हो अच्छा मैडम, पूरे पाकिस्तान में गलत हुआ, आप चेक कर लेना सबके वोट, केपी के भी काउंट कर लें, पंजाब के भी काउंट कर लें, चलें काउंट कर लें। इस वक्त आपको जवाब दे रही हूं, मैं उनकी बात का जवाब दे रही हूं। दूसरी बात ये है कि ट्राइब्यूनल्स में केसेस चल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन केसेस सुन रहा है, अपील सुन रहा है, में भी चल रहे हैं, अपील सुन रहा है, सारा कुछ सुन रहा है। नहीं चल लीगल प्रोसीजर, आप लीगल प्रोसीजर के थ्रू प्रूव करें। बहुत शुक्रिया आपका, साथ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुल्क और कौम में ऐसी आइन और कानून होने चाहिए जिन पर अमल दरामद होना चाहिए और उनके अमल दरामद से मुल्क और कौम को फ़ायदा हासिल होना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।